Hello students, in this video we will discuss the atomic radius of ions and further properties, periodic properties of elements. So atomic radius of ion, let's check. Atomic radius of ions, check करते हैं. Suppose we have sodium, potassium और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, F नेगेटिव और 2 नेगेटिव. चलिए ये चेक हम कर लेते हैं. इसको मैं मिटा देता हूँ जरा, इसको हम जरा मिटा देता हूँ, ठीक है. तो हमको चेक करना है सबसे पहले हमको चेक क्या करना है, रेडियस चेक करनी है. रेडियस से पहले हमको जेड इफेक्टिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है. चलिए जेड इफेक्टिव चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझ आ जाएगा क्लियरली. तो जो हमारा सोडियम एटम है वो भी प्लस वाला, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 1 था, ये तो गायब हो गया. ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में वो गायब होंगे. यहाँ पे Mg का 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, फ्लोरीन के पास 2 7 था, ये 8 हो गया, और इसके पास 2 6 था, ये भी 8 बन गया. तो यानी कि नंबर ऑफ शेल तो दोनों के पास सेम है, दोनों कह रहा हूँ 5 के पास सेम है. तो नंबर ऑफ शेल सेम है इफ द नंबर ऑफ शेल आर सेम, ठीक है. चेक करते हैं इफ द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम. तो क्या बताया था हमने, इफ द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम देन जेड इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात हुआ, ठीक है. और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो यहाँ पर अगर मैं जेड इफेक्टिव का बात करूँ, प्रोटॉन चेक कर लेता हूँ. प्रोटॉन इस लाइन में मैं प्रोटॉन लिखूंगा, इसके पास 11 12 13 9 एंड 8. सो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास है, एल्यूमिनियम के. तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव इसी का होगा. तो जेड इफेक्टिव का जो मैं रेशियो बनाऊंगा, सॉरी ऑर्डर बनाऊंगा, और कुछ इस तरीके से बनेगा. 13 के बाद 12, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम के बाद 11 के बाद 9 F नेगेटिव एंड आफ्टर दैट O2 नेगेटिव, ठीक है. और Z इफेक्टिव अगर ऐसा है तो रेडियस आपको पता ही है, रेडियस क्या होता है, Z इफेक्टिव क्या होता है, रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r. तो रेडियस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी. तो मुझे अगर इनका रेडियस चेक करना हो, इनके रेडियस का ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होगा रेडियस, तो मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूंगा. साइन चेंज करने के बाद इसका रेडियस सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, शेल उतनी ही है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में सेम है, खींचने वाले न्यूक्लियस की तरफ खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सिकुड़ जाएगा, एटम को श्रिंक करने देगा, एटम श्रिंक हो जाएगा. तो एल्यूमिनियम सबसे कम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा सोडियम, उससे ज़्यादा F नेगेटिव, और सबसे कम सबसे ज़्यादा O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खींचने वाले बंदे कम हैं और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, सेम और सेम नंबर ऑफ शेल है. तो ये आयंस का हमारा क्या हुआ, ये आयंस का हमें चेक करना होता है इस तरीके से, ठीक है. आयंस का हमारा एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है बेटा. चलिए सो लेट्स चेक द नेक्स्ट periodic property that is called क्या, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है. So let's discuss about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. It is denoted by IE.
इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। वापस सुन लीजिए, टोटल एनर्जी required to eject an electron from valence shell of an atom, ये होता है, ठीक है। आई से इसको नोट करते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम और 281 इसका है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इसके पास है, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, इसके पास थर्ड सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ से निकालना है, इजेक्ट करना है, इस सिस्टम से बाहर निकाल के लाना है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो क्या होगा, जितना भी एनर्जी इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और रिक्वायर्ड क्यों है, रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस नहीं है क्या, न्यूक्लियस को इसको बांधे हुए है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है प्लस चार्ज है, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, इसको ऑफ एन कंप्लीट लिखो, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है बेटा। ऐसे इसको लिखना है, ऐसे इसको लिखना है। क्यों लिखना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आइसोलेटेड गैसियस एटम, चलिए चेक कर लेते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम इज दैट एटम that is in form of gas and it is isolated from all the forces, all the universal forces, ठीक है। सभी फोर्सेस से फ्री है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। और ना ही इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, फ्री आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। फ्री आइसोलेटेड गैसियस एटम कंप्लीटली। तो उस स्टेट में जब हम उसको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इतनी एनर्जी है। इफ some forces, external forces, attractive or repulsive external forces are acting on an atom, then the energy required may vary, वो change होगी according to these forces, उन forces की वजह से। तो ये हमको पढ़ना था आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज आई, और इसको अब हम कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट भी करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं आता है, ना हमको याद रखना होता है किसी का भी, बस लेकिन हमको रिलेशन बनाना होता है बिटवीन टू एटम, टू और मोर एटम्स, 3 4 5 जितना भी वो पूछता है, ठीक है। एक बार समझ लेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो गैसेस एटम, आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलिए बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, बस ये याद रखना है, ठीक है बेटा। रेडियस क्या था, इनवर्सली था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डायरेक्टली है। डायरेक्टली क्यों है ये भी देख लें। एक बार बताओ, जितना जेड इफेक्टिव इसको यहाँ लग रहा है अट्रैक्ट करने में, उतना ही इसको तोड़ने में लगेगा। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। मोर द अट्रैक्शन, मोर द जेड इफेक्टिव, देन मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, सिंपली। चलिए तो अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमको पता लग गया है, अब हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बात करते हैं सबसे पहले इन पीरियड, इन ग्रुप करो, चलिए इन ग्रुप करते हैं, इन ग्रुप, इन ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम, बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जब जाएगा तो अगेन वही एग्जांपल लेना आप, सोडियम एंड पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए एग्जाम्पल इजी होना चाहिए, आपकी समझ आ जाए, फिर आप टफ एग्जाम्पल यूज करते रहना, ठीक है, फिर थोड़ा गलत हो जाए। चलिए नंबर ऑफ शेल चेंज, तो जेड इफेक्टिव चेंज। इफ द नंबर ऑफ शेल आर नॉट सेम, इफ द नंबर ऑफ शेल आर नॉट सेम देन जेड इफेक्टिव विल बी वेरी, वो वेरी हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ शेल आर नॉट सेम देन जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव अगर हमको निकालना हो तो जिसके पास शेल ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम होना है, तो जेड इफेक्टिव किसका कम है, के का कम है, सोडियम का ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है।
तो भैया जेड इफेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यही आई ई का आपका आएगा, आई का ऑर्डर भी तो यही आएगा, सोडियम के लिए ज़्यादा लगेगा और पोटेशियम के लिए लगेगा कम। सिंपल बात खत्म, बिल्कुल बात खत्म है। आई ई किसके लिए ज़्यादा होगा? सोडियम के लिए। कम किसके लिए होगा? पोटेशियम के लिए। क्यों होगा? एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन तो निकालना है और न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतना आई ई कम। देख लो, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, के लिए आई ई कम और एन के लिए आई ई ज़्यादा। सिंपल। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं इन पीरियड्स। अब इसको डिस्कस करते हैं इन पीरियड्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी चल रहा है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं इन पीरियड्स। चलिए इसको बात करते हैं इन पीरियड्स, ठीक है। अगर मैं पीरियड की बात करूं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए बात कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेट्स से एन एग्जांपल, सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम 281 282, number of shell are same, when number of shell are same then z effective is directly proportional to the number of proton, ठीक है। तो z effective किसका ज्यादा है? z effective directly proportional to the number of proton। so z effective का जो ऑर्डर आएगा, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा? मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो mg का ज्यादा है, na का कम है, तो आई की भी तो यही ऑर्डर होगा z इफेक्टिव का, जितना इफेक्टिव ज्यादा उतना उतना ही एनर्जी ज़्यादा लगेगा। बस सिंपल सी बात है। इसको अगर आपको विजुअलाइज करना है तो ये भी कर देते हैं, ये देख लीजिए, सपोज दिस इज Na एंड दिस इज Mg, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताइए कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं? 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि डिस्टेंस है सेम। तो सेम डिस्टेंस पे मैटर करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जब मैटर करेगा तो 11 प्रोटॉन जब अट्रैक्ट करेंगे तो 12 प्रोटॉन जितना तो कर नहीं पाएंगे, 12 ज़्यादा करेंगे। और जब इन्होंने इसको बांध के, इससे ज़्यादा इसको बांध कर रखा है, तो उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करना होता है, ठीक है बेटा। चलो इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं अभी तुरंत, इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं तुरंत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं इनका एप्लीकेशन। तो यानी कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और सबसे लेफ्ट में हमारा F और Ne आता है। Ne तो भैया नोबल गैस है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए देनी पड़ेगी? हमें फ्लोरीन के लिए देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है। अगर जब ये डिक्रीज होती है यानी कि फ्रेंशियम के लिए हमें सबसे कम क्या करना पड़ेगा? फ्रेंशियम के लिए हमें सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लेना पड़ेगा। फ्रेंशियम पता कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बताऊं? देखो फ्रेंशियम को ऐसे रखो हथेली पे, ऐसे बंद कर दो, पिघल जाएगा। इतनी सी एनर्जी में ही वो पिघल जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है आपने, ठीक है। तो इसका देखो कितना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। चलिए एप्लीकेशन इसका कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आप लगाओ।
ठीक है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई, हमको बताना है किसका, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। चलिए इन चार का हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना होगा, कि किसके पास सेल सेम है, किसके पास डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं Na की बात करूँ तो इट इज 281, मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो इट इज 282, मीन्स मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सोडियम हैविंग सेम नंबर ऑफ शेयर। अगेन फॉर पोटेशियम इट इज 2881 एंड फॉर कैल्शियम इट इज 2882, मीन्स कैल्शियम एंड पोटेशियम हैविंग सेम नंबर ऑफ शेयर। चलिए, तो जिसके पास शेल नंबर ज्यादा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो ये तो हमें पता लग गया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो ग्रुप है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगा सोडियम और पोटेशियम के ग्रुप से। अब इनको वापस अरेंज करना, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके ज्यादा, नंबर ऑफ ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये Mg आएगा और ये Pm आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब किसके ज्यादा, देखो जिसके पास नंबर ऑफ शेल कम उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, ठीक है। चलिए, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है, जिसके पास सेल कम होते हैं। इसके पास सेल ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव इनका तो ज्यादा और इनका तो कम होगा, ठीक है। तो इसके पास हम जेड इफेक्टिव इसका चेक करते हैं जरा, जेड इफेक्टिव का इनका ऑर्डर। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा लगेगा मैग्नीशियम में, क्योंकि नंबर ऑफ शेल 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसके बाद नंबर आ जाएगा सोडियम का, बिकॉज ऑफ हैविंग नंबर ऑफ शेल 3, इनके पास है 4। अब 4 में इनमें 4 है दोनों के पास, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा, Ca के पास ज्यादा, कैल्शियम और ये। तो यही तो Ie होता है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ie, यही तो Ie होता है, नहीं आता ना, यही तो है, ठीक है। चलिए, एक तो ये तो हो गया क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन और करते हैं, कि एक नया क्वेश्चन करते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम ग्रुप 14 to 16, 14 से जब हम 16 में जाते हैं, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब ये गड़बड़ हो गया भाई, ये आ गया एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन है ये, लेकिन इसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। इफ वी मूव फ्रॉम ग्रुप 14 to 16 then IE first increase then decrease, ठीक है। 14, 15 and 16 इनका एक एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसके बाद 1s2 2s2 2p4, और इनके लिए सबके लिए क्या होगा, अगर मैं कंबाइनली लिख दूँ, अगर इनका मैं एक भी एटम ना लेता, इनको मैं भूल जाता, तो मैं इसको लिख सकता था NH2NP2, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे ग्रुप का, इसका है NH2NP3, ठीक है, और इसका है NH2NP4, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ बना लेता हूँ NH2 और NP2 1 2, ठीक है। अगेन एक है हमारा फिर से NH2 और NP3 1 2 3, फिर है हमारा NH2 और फिर है हमारा NP4, ठीक है। आपको याद है हमने बढ़ाया था आपको हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पर ये पार्शियली फील्ड है, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन निकाले, कोई जितनी भी एनर्जी लगी थी लगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए
इससे हमने यहाँ जंप किया, तो इसको मैंने लिख लिया आई ई, ठीक है, छोड़ दो। जैसे ही हम 14 से 15 में आए तो यहाँ पर हमको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिला, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सबसे लास्ट वाला, यही तो निकालते हैं हर बार, तो ये क्या होगा, ये निकल लेगा नहीं, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा एनर्जी? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में सेट है, ठीक है, हाफ फील्ड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, तो ये जल्दी से निकलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। कौन? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो डाउनवर्ड हमने फिल किया था। क्यों? क्योंकि इसको डोनेट करते ही ये क्या हो जाएगा, ये इसको डोनेट करते ही ये तुरंत हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा और फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहे थे, ऐसे ऐसे हम इंक्रीज करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ से 15 to 16 जैसे ही जंप करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। एक एक्सेप्शन इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी increases in period में इंक्रीज करता है, बट ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन that of 16 group, then that of 16 group elements, just इतना ही, got it, वेरी गुड। एक तो एक्सेप्शन ही होगा, ठीक है। चलिए एक एक्सेप्शन और अभी कराना है, वो कि जो कि आप करेंगे, हम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।